कोई दिन का मेहमा हूँ अहले महफिल, चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। मिर्जा गालिब द 23 मार्च 1931 का वह दिन लाहौर सेंट्रल जेल में किसी अन्य दिन की तरह ही शुरू हुआ। राजनीतिक बंदियों को हमेशा की तरह ही उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। आमतौर पर दिन में वे बाहर ही रहते थे और सूर्यास्त के बाद उन्हें बंद कर दिया जाता था। इसलिए उस दिन जब वार्डर चरत सिंह शाम के 4 बजे आए और उनसे कमरों में वापस जाने को कहा तो सारे बंदी हैरान रह गए। अक्सर वार्डर के झिड़कने के बावजूद शाम ढल जाने के बाद भी वे बाहर ही घूमते टहलते रहते थे, लेकिन आज वार्डर जिद पर अड़ा था। इसकी वजह वह बताने को तैयार नहीं था। वह इतना भर ही बड़बड़ाया, ऊपर से हुक्म है। बंदी चरत सिंह को पसंद करते थे। अक्सर सम्मान के साथ वे उसे चरत सिंह जी पुकारा करते थे, क्योंकि वह भी उनके प्रति स्नेह और देखभाल का रवैया रखता था। अपनी तरफ से वार्डर बंदियों के साथ सहानुभूति रखते थे और उन्हें कभी परेशान नहीं करते थे, यहाँ तक कि जब अंग्रेजों की ओर से प्रतिबंधित किताबें चोरी छिपे लाहौर जेल में आती थीं, तब भी वे आंखें मूंद लेते थे। अगर वे उन्हें कमरों में लौट जाने को कह रहे थे तो उनके पास कोई ठोस वजह होगी। बंदी आपस में ऐसी ही बातें कर रहे थे। एक एक कर उनमें से सभी उनके आदेश का पालन करते चले गए, लेकिन उन सभी के मन में उथल पुथल मची थी। वे यही सोच रहे थे कि आखिर क्या होने वाला है। तभी जेल के नाई बरकत ने एक से दूसरी कोठरी तक जाकर कानो कान खबर दे दी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उस रात फांसी दे दी जाएगी। उनकी आंखें अब अपनी कोठरियों के सामने के गलियारे पर टिक गईं। फांसी के फंदे तक भगत सिंह उसी गलियारे से गुजरने वाले थे। एक बार जब भगत सिंह को उनकी कोठरियों के सामने से ले जाया जा रहा था, तब पंजाब के कांग्रेस नेता भीमसेन सच्चर ने भगत सिंह से पूछा था कि क्यों उन्होंने और उनके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान अपना बचाव नहीं किया। बंदियों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। भले ही वे सभी जानते थे कि भगत सिंह और उनके साथियों की मौत निश्चित है, लेकिन वह घड़ी इतनी जल्दी आ गई थी, यह सोचकर सब कांप उठे। उन्होंने बरकत से पूछा कि क्या वह भगत सिंह की कंघी, पेन, घड़ी या कोई भी छोटी सी चीज सबसे नजरें चुराकर ला सकता है, जो उस युवा क्रांतिकारी की उन्हें याद दिलाएगा और जीवन भर वे उसे संजोकर रख सकेंगे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और एक कंघी व पेन लेकर लौटा। सभी 17 बंदियों ने उस पर दावा कर दिया और तब एक ड्रॉ निकाला गया। उसके बाद वे सभी मौन हो गए। उनकी आंखें अब अपनी कोठरियों के सामने के गलियारे पर टिक गईं। फांसी के फंदे तक भगत सिंह उसी गलियारे से गुजरने वाले थे। ले जाया जा रहा था, तब पंजाब के कांग्रेस नेता भीमसेन सच्चर ने भगत सिंह से पूछा था कि क्यों उन्होंने और उनके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान अपना बचाव नहीं किया। भगत सिंह ने उनसे कहा था, क्रांतिकारियों को तो शहीद होना ही है, क्योंकि वे जिस मकसद के लिए लड़ते हैं उसे बलिदान से ताकत मिलती है, कोर्ट में अपील करने से नहीं। लगभग 6 महीने पहले 7 अक्टूबर 1930 को एक ब्रिटिश ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई थी और भगत सिंह चरत सिंह के इंतजार में लाहौर सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के पीछे बैठे थे। भले ही दोनों जानते थे कि उनकी दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, लेकिन जेल के मुख्य वार्डर और उनके बीच एक दूसरे के लिए गहरा स्नेह उत्पन्न हो गया था और जब भी दोनों अकेले होते तो अपनी मातृभाषा पंजाबी में गप्पे लड़ाने लग जाते थे। उस दिन बेड़ियों में जकड़े और कोठरी में अकेले बैठे भगत सिंह ने चरत सिंह की धीमी और भारी मन से बढ़ते कदमों की आहट को पहचान लिया था। सेना में नौकरी और फिर पुलिस महकमे में लंबा समय बिताने का चरत सिंह की सेहत पर बुरा असर पड़ा था। उस पर समय से पहले सफेद हुई दाढ़ी के चलते वे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा के लगते थे। भगत सिंह मन ही मन मुस्कुराए। सोच रहे थे, जीवन भी कितना विचित्र है और वह जितना छोटा होता है उसकी गहराई दिल को उतना ही छू लेने वाली होती है। चरत सिंह उनके प्रति दयालु थे। उन्होंने उन सारी किताबों को चोरी छिपे अंदर लाने दिया था जिन्हें वे पढ़ना चाहते थे। उनमें से अधिकांश मार्क्सवादी साहित्य था, जिस पर सख्त पाबंदी थी और जिसे वे लगभग रट गए थे। मार्क्स, लेनिन या रूस पर लिखी शायद ही कोई ऐसी किताब हो जिसके आते ही वे उसकी मांग न कर देते हों। स्थानीय द्वारकादास लाइब्रेरी उनका गुप्त स्रोत थी, जिसकी स्थापना प्रगतिशील राष्ट्रवादियों ने की थी। पढ़ने की उनकी भूख के आगे किताबें मंगाने की उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ जाती थी। चरत सिंह उनके प्रति दयालु थे। उन्होंने उन सारी किताबों को चोरी छिपे अंदर लाने दिया था
जिन्हें वे पढ़ना चाहते थे। उनमें से अधिकांश मार्क्सवादी साहित्य था, जिस पर सख्त पाबंदी थी और जिसे वे लगभग रट गए थे। मार्क्स, लेनिन या रूस पर लिखी शायद ही कोई ऐसी किताब हो जिसके आते ही वे उसकी मांग न कर देते हों। स्थानीय द्वारकादास लाइब्रेरी उनका गुप्त स्रोत थी, जिसकी स्थापना प्रगतिशील राष्ट्रवादियों ने की थी। पढ़ने की उनकी भूख के आगे किताबें मंगाने की उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ जाती थी। किताबें पढ़ने की उनमें इतनी भयंकर भूख थी कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव गुप्ता को पत्र लिखा कि वे लाइब्रेरी से कार्ल लिबनेट लिखित मिलिटरिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, बर्ट्रांड रसेल लिखित वाई मेन फाइट और उपटॉन सिनक्लेयर के उपन्यास द स्पाई समेत कुछ और किताबों को जारी करवाकर उन्हें उनके भाई कुलबीर के हाथों भिजवा दें। भगत सिंह इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि उनकी फांसी देश की राजनीतिक घटनाओं से जुड़ी थी। नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। वे स्वराज की सीमित शक्तियों का झुंझुना थमाना चाहते थे, जिसे लेने को कोई तैयार नहीं था। भारत क्रोध से उबल रहा था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई करने वाली कांग्रेस पार्टी ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। दूसरे दलों का रुख भी कांग्रेस जैसा ही था। किताबों का शौक उन्हें बचपन से ही था। अध्ययन की गूंज उनके मन में सुनाई देती रहती थी। अध्ययन ताकि वे विपक्षियों के तर्कों को खारिज कर सकें। अध्ययन ताकि जिस क्रांति को उन्होंने अपना मजहब माना था उसके पक्ष में तर्क जुटा सकें। अध्ययन ताकि भारत में सदियों पुरानी व्यवस्था को बदलने के तौर तरीके ढूंढ सकें। उन्होंने खुद ही मार्क्सवाद, साम्यवाद और क्रांतिकारी दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इस व्यापक अध्ययन से ही उनके सोच को विस्तार मिला। इसने उन्हें अपनी राह पर अडिग रहने की शक्ति दी और साहस दिया। वे संघर्षों से भरा जीवन जीते हुए पले बढ़े। वे संघर्षों से भरा जीवन जीते हुए पले बड़े थे। उनकी कोठरी नंबर 14 एक गंदगी से भरा गड्ढा थी, जिसके फर्श पर घास जमी थी और कोने में वह बदबूदार छेद था। वे जब लेटते थे तो उनकी 5 फीट 10 इंच की कद काठी भर भी बमुश्किल ही जगह मिल पाती थी। भले ही उन्होंने एकांत में जीने की आदत डाल ली थी, लेकिन वे अधीर थे। इस कारण नहीं कि वे अकेले थे, बल्कि इस कारण क्योंकि यह लंबी और निरुद्देश्य प्रतीक्षा थी। कभी कभी उनकी इच्छा होती थी कि वे उन्हें जल्द से जल्द फांसी दे देते, लेकिन कभी कभी यह भी ख्याल आता था कि 23 साल का उनका जीवन अभी काफी छोटा था। एक बार उन्होंने अपने एक दोस्त को पत्र में लिखा कि वे जो चाहते थे उसका 1000वां हिस्सा भी हासिल नहीं कर सके हैं। और एक बार उन्होंने एक कॉमरेड विजय कुमार सिन्हा, जिनसे वे अपनी फांसी के 15 दिन पहले मिले थे, से कहा, अगर मुझे बख्श दिया गया तो तबाही मच जाएगी। यदि मैं शहीद हुआ, मुस्कानों में लिपटा हुआ रहा, तो भारत की माताएं चाहेंगी कि उनके बच्चे भी भगत सिंह की राह पर चलें और इस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि शैतानी ताकतों के लिए क्रांति के मार्च को रोक पाना असंभव हो जाएगा। समय और स्थान के दायरे में उन्हें इस प्रकार समेट दिया गया था कि वे बदलते मौसम को देख नहीं पाते थे। जब -3 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से बचने के लिए उन पर फटा चिटा कंबल फेंका गया, तब उन्हें लगा कि शरद ऋतु के बाद ठंड का मौसम आया है। मार्च के आगमन से उनकी तकलीफ थोड़ी कम हो गई है। हवा बसंत ऋतु के आगमन के साथ उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन उनकी कोठरी को जो फांसी की कोठी नाम दिया गया था, वह उनके मन में उठने वाले किसी भी उल्लास पर कुठाराघात कर देता था। भगत सिंह इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि उनकी फांसी देश की राजनीतिक घटनाओं से जुड़ी थी। नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। वे स्वराज की सीमित शक्तियों का झुंझुना थमाना चाहते थे, जिसे लेने को कोई तैयार नहीं था। भारत क्रोध से उबल रहा था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई करने वाली कांग्रेस पार्टी ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। दूसरे दलों का रुख भी कांग्रेस जैसा ही था। भगत सिंह समझौते के खिलाफ नहीं थे। उन्हें नहीं लगता था कि यह निंदनीय है और वे इसे राजनीतिक रणनीति का अभिन्न हिस्सा मानते थे। कोई भी देश जो अपना उत्पीड़न करने वालों के चंगुल से निकलता है, उसे शुरुआत में विफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन आगे चलकर समझौते से उसे थोड़े सुधार का लाभ मिलता है। भारत के क्रांतिकारियों को जिस रूसी क्रांति से प्रेरणा मिली, वह इसी का एक उदाहरण थी। बोल्शेविकों को जब सन 1917 की क्रांति के बाद ब्रास्ट-लिटोवस्क की शांति संधि पर हस्ताक्षर के लिए मजबूर किया गया था,
तब लेनिन के सिवाय बाकी सब इसका विरोध कर रहे थे। उनकी यह घोषणा लोकप्रिय हुई थी, शांति और फिर से शांति, किसी भी कीमत पर शांति, फिर चाहे इसके लिए जर्मन सेनापतियों को कितने ही रूसी प्रांत न देने पड़ जाएं। जब आलोचना हुई तब उन्होंने माना कि बोल्शेविक चूंकि जर्मन हमले का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें समझौता करना पड़ा। एक और गोलमेज सम्मेलन से लंदन की हुकूमत भारतीयों के साथ किसी प्रकार का समझौता करना चाहती थी, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि जब भारत से बातचीत चल रही हो तब भगत सिंह का पार्थिव शरीर इंग्लैंड और भारत के बीच पड़ा हो। इस कारण अंग्रेजों ने मुख्य रूप से कांग्रेस और गांधी के साथ किसी भी समझौते के सारे रास्ते टटोल लेने तक फांसी को टाल दिया था। भगत सिंह का मानना था कि भारत की आज़ादी का संघर्ष मूल रूप से आर्थिक बेहतरी के लिए संघर्ष था। आज़ादी से सुधार का एक अवसर मिलेगा। गरीबी को हटाए बिना आज़ाद भारत कहने भर के लिए ही स्वतंत्र होगा। भगत सिंह एक यथास्थिति की दूसरी यथास्थिति से अदला बदली नहीं चाहते थे। चूंकि भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आते थे, इसलिए उनके भीतर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की इच्छा स्वाभाविक थी, हालांकि वे जमींदारों के परिवार से भी आते थे। भगत सिंह का मानना था कि भारत की आज़ादी का संघर्ष मूल रूप से आर्थिक बेहतरी के लिए संघर्ष था। आज़ादी से सुधार का एक अवसर मिलेगा। गरीबी को हटाए बिना आज़ाद भारत कहने भर के लिए ही स्वतंत्र होगा। भगत सिंह एक यथास्थिति की दूसरी यथास्थिति से अदला बदली नहीं चाहते थे। चूंकि भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आते थे, इसलिए उनके भीतर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की इच्छा स्वाभाविक थी, हालांकि वे जमींदारों के परिवार से भी आते थे। किताबों ने उन्हें यह एहसास कराया कि सामाजिक विषमता को मनुष्य ही बनाता और उसे बढ़ाता है। कार्ल मार्क्स उनके गुरु थे। जर्मन विचारक ने कहा कि आर्थिक सत्ता के संतुलन में परिवर्तन ही वह मुख्य आधार है जिस पर मानव इतिहास के अन्य सभी परिवर्तन निर्भर होते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का भला कोई अर्थ कैसे हो सकता है? यदि गरीब गरीब ही रह गया तो स्वतंत्रता का क्या लाभ और गरीबों व अमीरों के बीच की यह असमानता कैसे समाप्त होगी? सामाजिक विचारों के प्रति उनमें जागरूकता एक नई बात थी। राजनीतिक इतिहास, विचारों, धर्मों का इतिहास और अन्य सभी का जन्म आर्थिक परिस्थितियों के गर्भ से ही हुआ था। इससे पहले उन्होंने कभी इसे इतनी गहराई में जाकर भौतिकतावाद के द्वंद्व को नहीं समझा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक तथ्य के लिए पहले नहीं, बल्कि उसके बाद ही आता है। मार्क्स ने उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि राजनीतिक कार्रवाई कारण नहीं होती, बल्कि वे आर्थिक ताकतों का परिणाम होती हैं। एक बार उन्होंने अपनी माँ विद्यावती कौर को पत्र लिखा था, माँ, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि मेरा देश एक दिन आज़ाद होगा, लेकिन मुझे डर है कि जिस कुर्सी को गोरे साहिब खाली करेंगे, उस पर काले साहिब बैठ जाएंगे। भगत सिंह मानते थे कि अगर अंग्रेजी हुकूमत की समाप्ति का मतलब केवल शासकों का बदलना होगा तो लोगों की दयनीय स्थिति जस की तस बनी रहेगी। भारत की घिसी पिटी व्यवस्था को समाप्त किए बिना कोई सुधार नहीं हो सकता। यही व्यवस्था थी जो तरक्की के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। दार्शनिकों ने इस दुनिया को अलग अलग तरीके से देखा समझा, लेकिन असल मुद्दा इसे बदलने का था। यह केवल क्रांति से ही हो सकता है। सशस्त्र विंग का काम हथियार और गोला बारूद जुटाना तथा व्यापक जन विरोध खड़ा करना था। फिर सहानुभूति रखने वाले लोग भी थे जो असल उद्देश्य का प्रचार प्रसार, पैसे जुटाने और सशस्त्र विंग के सदस्यों के लिए आश्रयों का इंतजाम कर रहे थे। अगल बगल की कोठरियों में कैद उनके कॉमरेड सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु एक ही सपने को देखा करते थे। इस प्रकार का सोच अकेले उनका नहीं था। उनके जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी थे साथ आए और जिन्होंने दम तोड़ रही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में नई जान फूंक दी। भगत सिंह ने उसके नाम में सोशलिस्ट शब्द जोड़कर उसे नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA ने एक सशस्त्र विंग भी बनाई जिसका नेतृत्व वरिष्ठ क्रांतिकारी और पार्टी के सबसे धुरंधर निशानेबाज चंद्रशेखर आजाद कर रहे थे। सशस्त्र विंग का काम हथियार और गोला बारूद जुटाना तथा व्यापक जन विरोध खड़ा करना था। फिर सहानुभूति रखने वाले लोग भी थे जो असल उद्देश्य का प्रचार प्रसार, पैसे जुटाने और सशस्त्र विंग के सदस्यों के लिए आश्रयों का इंतजाम कर रहे थे। अगल बगल की कोठरियों में कैद उनके कॉमरेड सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु एक ही सपने को देखा करते थे। उन्होंने कोठरी नंबर 14 में धूप, दिन की रोशनी को धीरे से आते, ठहरते और फिर शाम के धुंधलके में बदलते देखा था। सूरज जब ढल जाता था तब अंधेरा सच में घना होता था।
न बिजली का कोई बल्ब था, न लालटेन, यहाँ तक कि कोठरी में रोशनी के लिए कोई दिया तक नहीं था। दूर कहीं एक सर्चलाइट गोल गोल घूमकर उस इलाके में रोशनी के होने का एहसास कराती थी, जहां उनके दो साथी फांसी दिए जाने का इंतजार कर रहे थे। वे सन्नाटे की आवाज को न जाने कब से सुनते चले आ रहे थे, जिसे केवल हर घंटे बजने वाला जेल का घंटा और लोहे के किसी दरवाजे को खोले व बंद किए जाने से हुआ शोर ही चीरता था। चरत सिंह उनकी कोठरी के बाहर खड़े थे और अपनी लंबी जेब से निकाले गए गुच्छे से सही चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिले, जिनके आखिरी शब्द थे, हम जल्दी ही मिलेंगे। वहीं सुखदेव ने मेहता से बस इतना कहा कि वे कैरम बोर्ड को वापस ले जाएं, जिसे उन्होंने जेलर से लेकर उन्हें दिया था। मेहता के जाते ही अधिकारियों ने तीनों से कहा कि फांसी का वक्त 11 घंटे पीछे कर दिया गया है। अगली सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी दिन शाम के 7 बजे फांसी दी जानी है। भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता ने कहा था कि वे जानना चाहते हैं कि उनकी कोई अंतिम इच्छा तो नहीं, जिसके बाद उन्हें भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले मिलने दिया गया। भगत सिंह पिंजरे में बंद किसी शेर की तरह चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने चौड़ी मुस्कान के साथ मेहता का स्वागत किया और पूछा कि वे उनकी मंगवाई किताब द रिवॉल्यूशनरी लेनिन लेकर आए हैं या नहीं। भगत सिंह ने मेहता को संदेशा भिजवाया था कि वे उस किताब को लेकर आएं, क्योंकि अखबार में उसकी समीक्षा से वे प्रभावित हुए थे। मेहता ने जब उन्हें किताब दी तो वे बहुत खुश हुए और तुरंत उसे पढ़ना शुरू कर दिया, मानो उन्हें समझ आ रहा था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या वे देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। किताब से नजर उठाए बिना ही भगत सिंह ने कहा, बस 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। मेहता ने जब उनसे पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा, खुश, हमेशा की तरह। और जब यह पूछा कि क्या वे कुछ और चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं इसी देश में फिर से जन्म लेना चाहता हूँ, ताकि मैं फिर से इसकी सेवा कर सकूं। उसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वे पम. नेहरू और बाबू सुभाष चंद्र बोस को उनकी ओर से धन्यवाद करें, क्योंकि दोनों ने ही उनके मुकदमे में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिले, जिनके आखिरी शब्द थे, हम जल्दी ही मिलेंगे। वहीं सुखदेव ने मेहता से बस इतना कहा कि वे कैरम बोर्ड को वापस ले जाएं, जिसे उन्होंने जेलर से लेकर उन्हें दिया था। मेहता के जाते ही अधिकारियों ने तीनों से कहा कि फांसी का वक्त 11 घंटे पीछे कर दिया गया है। अगली सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी दिन शाम के 7 बजे फांसी दी जानी है। भगत सिंह उस किताब के कुछ ही पन्ने पढ़ सके थे। उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे एक चैप्टर भी पढ़ने नहीं देंगे? तीनों युवा क्रांतिकारियों को उनकी कोठरियों से निकाला गया ताकि उन्हें फांसी के लिए तैयार किया जा सके। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने एक दूसरे की बाहों में अपनी बाहें डाल दी और संतरियों के पीछे पीछे आज़ादी के अपने पसंदीदा गीत को गाते हुए चल दिए। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। तीनों का बारी बारी वजन किया गया, उन सभी का वजन बढ़ गया था और फिर उनसे आखिरी स्नान करने को कहा गया। फिर उन्हें काले कपड़े पहनाए गए। उनके चेहरों को खुला रखा गया। चरत सिंह ने भगत से कानों में कहा कि वे वाहे गुरु की अरदास करें। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी प्रार्थना नहीं की। सच कहूं तो मैंने कई बार गरीबों के कष्ट के लिए भगवान को गाली दी है। अगर मैं अब भगवान से माफ़ी मांगूंगा तो वह कहेगा, यह देखो इस डरपोक को, जिसका अंत आया तो माफ़ी मांग रहा है। भगत सिंह ने इतना कहा और मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। जेल के घंटे ने जब शाम के 6 बजे का ऐलान किया तो उन्हें कुछ दूर से दबे हुए स्वर सुनाई दिए, जिनके साथ भारी बूट की ठक ठक शामिल थी और एक जाने पहचाने गीत के बोल की मंद आवाज सुनाई दे रही थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और फिर इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारों से फिजा गूंजने लगी। बंदियों ने माई रंग दे बसंती चोला गाना शुरू कर दिया और पूरे जोश के साथ क्रांति जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उनकी गरजती आवाज ने लाहौर सेंट्रल जेल के गलियारे को हिला दिया। अंधेरा ढल गया और सारे बंदी अपनी अपनी कोठरियों से पदचापों की आवाज को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
2 घंटे से अधिक बीत गए थे, लेकिन उस तरफ से कोई भी नहीं गुजरा था, यहाँ तक कि वार्डर भी तालों को फिर से चेक करने नहीं आया था। जेल के घंटे ने जब शाम के 6 बजे का ऐलान किया तो उन्हें कुछ दूर से दबे हुए स्वर सुनाई दिए, जिनके साथ भारी बूट की ठक ठक शामिल थी और एक जाने पहचाने गीत के बोल की मंद आवाज सुनाई दे रही थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और फिर इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारों से फिजा गूंजने लगी। बंदियों ने माई रंग दे बसंती चोला गाना शुरू कर दिया और पूरे जोश के साथ क्रांति जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उनकी गरजती आवाज ने लाहौर सेंट्रल जेल के गलियारे को हिला दिया। मचान पुराना था, लेकिन मोटा ताजा जल्लाद जवान था। मौत की सजा पाए तीनों क्रांतिकारी अलग बने लकड़ी के तख्ते पर खड़े हो गए, जिसके नीचे गहरी खाई थी। भगत सिंह बीच में खड़े थे। वे अपनी मां की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहते थे और उस तख्ते से क्रांति जिंदाबाद का नारा लगाना चाहते थे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी के फंदे को कसा गया। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। उन्होंने अपने गले में डाले गए फंदे को चूम लिया। फिर जल्लाद ने पूछा कि पहले कौन जाना चाहेगा। सुखदेव ने कहा कि वे जाएंगे। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे के तख्ते को ठोकर मारी। काफी देर तक पार्थिव शरीर मचान पर लटके रहे। आखिरकार उन्हें उतारा गया और एक डॉक्टर ने उनकी जांच की। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत घोषित कर दिया गया। जेल का एक अधिकारी युवा क्रांतिकारियों के साहस से इतना भावुक हो गया कि उसने मृतकों की पहचान करने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उसे वहीं निलंबित कर दिया गया। उसकी जगह एक जूनियर अधिकारी ने उस काम को किया। 2 अंग्रेज अधिकारियों ने, जिनमें से एक जेल अधीक्षक था, तीनों की मौत को प्रमाणित किया। पहले तो रावी नदी के तट पर अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई गई, लेकिन नदी में पानी काफी कम था, इसलिए उन्होंने सतलुज के किनारे जाने का फैसला किया। सतलुज के करीब फिरोजपुर तक अंग्रेज सैनिकों ने उस ट्रक को सुरक्षा दी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने शवों को अग्नि के हवाले किया ही था कि उन्हें ढूंढ निकाला गया। जेल की चहारदीवारी के बाहर सैकड़ों लोग जुट गए थे। जेल अधिकारियों के सामने अब चुनौती थी कि वे शवों का क्या करें। पार्थिव शरीरों के अंतिम संस्कार की बात को इस कारण खारिज कर दिया गया, क्योंकि अधिकारियों को एहसास हुआ कि धुआं या आग की लपटों को देखकर बाहर खड़ी भारी भीड़ हमला कर सकती है। इसलिए उन्होंने जेल की पिछली दीवार के एक हिस्से को तोड़ा। देर रात एक ट्रक अंदर बुलाया गया और पार्थिव शरीरों को अपमानजनक तरीके से उसमें सामान की तरफ फेंक दिया गया। पहले तो रावी नदी के तट पर अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई गई, लेकिन नदी में पानी काफी कम था, इसलिए उन्होंने सतलुज के किनारे जाने का फैसला किया। सतलुज के करीब फिरोजपुर तक अंग्रेज सैनिकों ने उस ट्रक को सुरक्षा दी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने शवों को अग्नि के हवाले किया ही था कि उन्हें ढूंढ निकाला गया। गांवों के लोग, विशेष रूप से जो लोग गंधा सिंहवाला गांव में रह रहे थे, उन्होंने चिताओं को जलते देखा और तुरंत मौके पर पहुंच गए। सैनिक अपनी गाड़ियों की तरफ भागे और अंतिम संस्कार के बीच में ही वापस लाहौर निकल गए। पूरी रात गांव वाले अपने नायकों के अवशेषों के पास सम्मान प्रकट करते हुए बैठे रहे। फांसी की खबर लाहौर और पंजाब के दूसरे शहरों में जंगल की आग की तरह फैल गई। युवाओं ने पूरी रात जुलूस निकाला और इनकलाब जिंदाबाद एवं भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। शहर में हड़ताल हो गई। दुकानों ने अपने शटर गिरा दिए। सरकारी कॉलेज को छोड़कर सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए। फांसी की खबर लाहौर और पंजाब के दूसरे शहरों में जंगल की आग की तरह फैल गई। युवाओं ने पूरी रात जुलूस निकाला और इनकलाब जिंदाबाद एवं भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। शहर में हड़ताल हो गई। दुकानों ने अपने शटर गिरा दिए। सरकारी कॉलेज को छोड़कर सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए। सरकारी इमारतों और पॉश सिविल लाइंस के इलाके को, जहां अंग्रेज अफसर रहते थे, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस के नाके लगा दिए गए। दोपहर के करीब लाहौर के तमाम इलाकों में जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत वाले नोटिस लगा दिए गए, जिनमें यह कहा गया था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू एवं सिख रीतियों के अनुसार सतलुज के तट पर कर दिया गया है। इस दावे को कई सभाओं में खारिज कर दिया गया,
जहां कहा गया कि शवों का ढंग से अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ था। मजिस्ट्रेट ने इसका खंडन जारी किया, लेकिन उस पर किसी को भी विश्वास नहीं था। शोक का जुलूस नीला गुंबद से शुरू हुआ, जो उस स्थान से ज्यादा दूर नहीं था जहां सैंडर्स को गोली मारी गई थी। हजारों हिंदू, मुसलमान और सिख 3 मील से अधिक लंबे जुलूस में शामिल हुए। पुरुषों ने जहां काली पट्टी बांधी, वहीं महिलाओं ने काली साड़ी पहनी थी। प्रदर्शनकारी इनकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। चारों तरफ काले झंडे लहरा रहे थे, मानो कोई काला समंदर हो। माल से होता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीच आकर रुक गया। जैसे ही यह घोषणा हुई कि भगत सिंह का परिवार 3 शहीदों के पार्थिव शरीर लेकर फिरोजपुर से शहर में आ गया है, भीड़ में सन्नाटा पसर गया। 3 घंटे बाद फूलों से सजे 3 ताबूत उस जुलूस में शामिल हुए, जिनके साथ साथ भगत सिंह का परिवार चल रहा था। नारों से पूरा आसमान गूंज रहा था। लोग फूट फूट कर और खुलकर रो रहे थे। विडंबना देखिए कि जुलूस भी उसी रावी के तट पर फिर से पहुंचा, जहां तीनों पार्थिव शरीरों को सरकारी अधिकारी अंतिम संस्कार के लिए पहले लेकर आए थे। लाहौर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें फांसी की निंदा की गई और उसे हत्या कहा गया। अधिकारियों ने जिस अपमानजनक तरीके से पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया था, उस पर भारी गुस्सा था। एक उर्दू अखबार के मशहूर संपादक मौलाना जफर अली खान ने कविता के जरिए बताया कि किस घोर लापरवाही से अजले पार्थिव शरीरों को खुले आसमान के नीचे असुरक्षित छोड़ दिया गया था। वार्ड चरत सिंह भारी मन के साथ किसी तरह अपने कमरे में आए और फूट फूट कर रो पड़े। अपनी 30 साल की नौकरी में वे कई बार फांसी दिए जाने के गवाह बने थे, लेकिन उन्होंने भगत सिंह और उनके 2 साथियों की तरह किसी को भी इतने साहस के साथ फंदे को गले लगाते नहीं देखा था। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने देश के सबसे साहसी और होनहार सपूतों के जीवन को क्रूरता से जवानी में ही कुचल दिया था। वार्ड चरत सिंह भारी मन के साथ किसी तरह अपने कमरे में आए और फूट फूट कर रो पड़े। अपनी 30 साल की नौकरी में वे कई बार ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने देश के सबसे साहसी और होनहार सपूतों के जीवन को क्रूरता से जवानी में ही कुचल दिया था। तब शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि उनके साहस की गाथा अंग्रेजी शासन का मृत्यु लेख बन जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की ओर से प्राणों को न्योछावर किए जाने के बाद एक एक अंग्रेज सैनिक को हमेशा के लिए भारत के तट को छोड़कर जाना पड़ा। भगत सिंह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि उनका बलिदान एक दिन विजय दिलाएगा। क्या हुआ अगर स्वतंत्रता की मशाल को जलाए रखने के लिए उन्हें और उनके साथियों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी? यह स्वतंत्रता की बलिवेदी पर दिया गया बलिदान था।